हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास की हर चीज अणुओं से बनी है ना? पर कभी सोचा है ये अणु असल में एक साथ जुड़ते कैसे हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और उस क्वांटम ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो ये सब मुमकिन करता है। और इसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये वो कमाल की थ्योरी है जिसे हुंड और मुल्किन ने बनाया था, और यह हमें दिखाती है कि कैसे अलग अलग परमाणु मिलकर एक अणु की शक्ल लेते हैं। तो चलिए इस कमाल की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम उस नए क्वांटम ब्लूप्रिंट को देखेंगे। फिर हम LCAO नाम के कंस्ट्रक्शन इंजन पर नज़र डालेंगे जो ऑर्बिटल्स बनाता है। इसके बाद हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच का फ़र्क समझेंगे। फिर देखेंगे वो कौन से 3 खास नियम हैं जो इन्हें जोड़ते हैं, और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल अणु बना देंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है अपनी सोच को थोड़ा बदलना। ये थ्योरी हमें सिखाती है कि परमाणुओं को अलग अलग देखने की बजाय उन्हें एक टीम की तरह देखें जो साथ मिलकर काम कर रही है। इस थ्योरी का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है, जब 2 परमाणु कह लीजिए दोस्त बनते हैं तो वो अपनी अलग अलग पहचान खो देते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन अब किसी एक परमाणु के नहीं रहते, बल्कि पूरे अणु में घूमने लगते हैं, मतलब साझा हो जाते हैं। यहां देखिए, बाईं तरफ जो है वो है मोनोसेंट्रिक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक सेंटर। लेकिन दाईं तरफ देखिए, ये पॉलीसेंट्रिक बन गया है। अब इलेक्ट्रॉन दोनों सेंटर्स के बीच में साझा हो रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई एक छोटे से घर से निकलकर एक बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने चला गया हो। तो सवाल ये है कि ये कंस्ट्रक्शन होता कैसे है। चलिए इस क्वांटम फैक्ट्री के इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, असल में किसी इलेक्ट्रॉन की एकदम सटीक जगह बताना बहुत मुश्किल है। तो वैज्ञानिक एक चीज इस्तेमाल करते हैं जिसे वेव फंक्शन या साई कहते हैं। आप इसे बस एक नक्शा समझ लीजिए जो दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ है। अब LCOM मेथड क्या करता है, ये इन अलग अलग नक्शों को, जैसे एक एटम A का साई A और दूसरे एटम B का साई B, उठाता है और उन्हें मैथमेटिकली या तो जोड़ देता है या घटा देता है, और नतीजा अणु का एक बिल्कुल नया बड़ा नक्शा तैयार हो जाता है। और हाँ, इस पूरी प्रोसेस का एक गोल्डन रूल है, ऑर्बिटल्स का संरक्षण, मतलब कुछ भी बर्बाद नहीं होता। अगर आप 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ शुरू करते हैं तो आपको बदले में 2 ही नई चीजें मिलेंगी, यानी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये एक एकदम परफेक्ट बैलेंस है। पता है, ये सब कुछ 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 लहरों के खेल जैसा है। सोचिए कि आपने तालाब में एक साथ 2 पत्थर फेंके। अब जहां उनकी लहरें टकराएंगी वहां 2 बातें हो सकती हैं। या तो वो लहरें जुड़कर एक और बड़ी लहर बना देंगी, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसी से बनता है एक मजबूत स्टेबल बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसे हम सिग्मा यानी सिग्मा कहते हैं। या फिर वो लहरें एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इससे बनेगा एक अनस्टेबल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी सिग्मा स्टार या सिग्मा स्टार। तो ये जो 2 तरह के इंटरफेरेंस हैं, यही हमारी कहानी के 2 मेन कैरेक्टर को जन्म देते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो आइए इन दोनों किरदारों को जरा करीब से जानते हैं। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, सिग्मा, वो समझिए हमारी कहानी के हीरो हैं। इनकी एनर्जी कम होती है, ये बहुत स्टेबल होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को दोनों न्यूक्लियस के बीच एक गोंद की तरह चिपका कर रखते हैं। और दूसरी तरफ हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सिग्मा स्टार। ये है विलन। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये अनस्टेबल होते हैं और ये इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस से दूर धकेलते हैं, मतलब ये बॉन्ड को कमज़ोर करने या तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर कोई बॉन्ड बनता ही क्यों है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? और इसका जवाब छिपा है एनर्जी में। देखिए, कुदरत का एक सीधा सा नियम है, हर चीज कम से कम एनर्जी वाली स्टेट में रहना चाहती है। अब इस एनर्जी डायग्राम को देखिए। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है जिसकी एनर्जी कम होती है, और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन जाहिर हैं इस कम एनर्जी वाली घाटी में कूदना पसंद करेंगे, और बस इलेक्ट्रॉनों का इसी कम एनर्जी वाली जगह पर आना ही उस अणु को स्टेबिलिटी देता है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में आकर मिल सकते हैं। नहीं, इस खेल के 3 बड़े पक्के नियम हैं जो तय करते हैं कि कौन किसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है। एक मजबूत बॉन्ड बनाने के लिए इन ऑर्बिटल्स को 3 क्वांटम गेट्स पार करने पड़ते हैं। पहला गेट है एनर्जी का, मतलब दोनों की एनर्जी लगभग बराबर होनी चाहिए। दूसरा गेट है सिमेट्री का,
यानी उनका शेप और डायरेक्शन सही होना चाहिए। और तीसरा गेट है मैक्सिमम ओवरलैप का, मतलब उन्हें एक दूसरे के साथ ठीक से मिलना भी चाहिए। और याद रखिए, अगर एक भी गेट बंद रह गया तो कोई मजबूत बॉन्ड नहीं बनेगा। इनमें से जो सिमेट्री वाला नियम है वो बहुत जरूरी है। इसे आप एक ताले और चाबी की तरह समझ सकते हैं। जैसे यहां देखिए, ऊपर दो pz ऑर्बिटल्स हैं, दोनों z एक्सिस पर हैं, तो ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही चाबी हैं और जुड़ जाएंगे। लेकिन नीचे देखिए, एक 2pz और एक 2px ऑर्बिटल का अलाइनमेंट ही गलत है। ये सही चाबी नहीं है, तो ये आपस में नहीं जुड़ सकते, भले ही उनकी एनर्जी एक जैसी क्यों ना हो। और इन्हीं नियमों की वजह से दो मेन तरह के बॉन्ड बनते हैं। एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड, जो बिल्कुल हाथ मिलाने की तरह हैं, एकदम सीधे और बहुत मजबूत। और दूसरे होते हैं पाई बॉन्ड, जो कंधे से कंधा मिलाने जैसे हैं। ये साइड बाय साइड ओवरलैप से बनते हैं। आमतौर पर जब भी कोई सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा ही होता है, और जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहां एक सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी मौजूद होते हैं। तो चलिए, अब जब हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ढांचा तैयार हो गया है तो आखिरी काम बचा है, इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरने का। तो अब हमें इन इलेक्ट्रॉनों को उनके नए घरों में बसाना है, और इसके भी 3 नियम हैं। पहला है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले कमरे में जाएंगे। दूसरा है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो भी उल्टे स्पिन के साथ। और तीसरा है हुंड का नियम। अगर एक ही एनर्जी लेवल पर कई कमरे खाली हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले हर कमरे में एक एक करके अकेले रहेंगे, उसके बाद ही जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। और ये देखिए, ये है हमारा पूरा आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क एक ही जगह पर। हमने शुरू किया था अकेले, अलग थलग पड़े परमाणुओं से। वो एनर्जी, सिमेट्री और ओवरलैप के उन 3 क्वांटम गेट्स से गुजरे, फिर उनमें वेव इंटरफेरेंस हुआ जिससे एनर्जी का बंटवारा हुआ, और आखिर में जाकर एक स्टेबल, साझा केंद्र वाला यानी एक पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल बनकर तैयार हो गया। तो आखिर में ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये असल में हमारे यूनिवर्स का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। ये हमें वो ताकत देती है जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे मामूली से परमाणु मिलकर उस जटिल दुनिया को बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्वांटम लेवल पर अभी और कितने गहरे राज हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।